नमस्ते दोस्तों। आज हम लाइफ स्किल फैक्ट्री के इस एपिसोड में एक ऐसी हस्ती को मिलने वाले हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ हटके करने का सोचा है। और उन हस्ती का नाम है मिस्टर रितेश कुमार, जो मेरे ट्रेनर दोस्त भी है। तो मुझे उनको इंट्रोड्यूस करने में बहुत खुशी हो रही है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। रितेश कुमार जी ने अपना करियर सेल्स में चालू किया और ऑलमोस्ट 14 साल तक उन्होंने सेल्स इंडस्ट्री में काम किया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि कोलगेट पामोलिव है, गुडरिक ग्रुप है, मदर डेयरी है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक नेचुरल टैलेंट को भी डेवलप करते गए, जिसके बारे में हम आज काफी बातें करने वाले हैं। तो सेल्स करते करते उनमें एक जज्बा था लोगों को हेल्प करने का। तभी उन्होंने सोचा कि अभी मुझे अगर लोगों को हेल्प करना है तो ऐसी इंडस्ट्री में जाना होगा जहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकूं, बात कर सकूं। और ऐसे उन्होंने एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एंट्री की और एक एज अ ट्रेनर उन्होंने सर्टिफाई किया अपने आप को। और साथ साथ में अपनी वॉइस स्किल्स भी डेवलप करते गए। उन्होंने अपने ट्रेनिंग करियर में भी काफी कुछ अचीव किया है। उन्होंने कॉलेजेस में और कॉर्पोरेट्स में जा जाके लोगों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है, वॉइस की ट्रेनिंग दी है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में काफी ट्रेनिंग उन्होंने कंडक्ट की है। और ऐसे करते उन्होंने मोर देन 2000 पीपल, कह सकते हैं कि 2000 लोगों से ज्यादा वो आज तक ट्रेन कर चुके हैं। ओप्पो मोबाइल है या एनसीपीए है, उन्होंने एक टीच इंडिया करके टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज्यादातर बच्चों को भी वो सिखाते हैं किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को संवारा जाए, किस तरह से अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंडस्ट्री में बढ़ाई जाए। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है उनका करियर। लेकिन आज हम जिस स्किल के बारे में उनसे बात करने वाले हैं वो है उनकी वॉइस स्किल्स, जो एक मैं समझता हूं कि एक ऐसा करियर है जो उभर रहा है। और भारत में इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन इसकी डिमांड अभी काफी बढ़ रही है। तो रितेश जी एज अ वॉइस आर्टिस्ट खुद एक म्यूजिक वीडियो शूट कर चुके हैं, काफी सारा वॉइस ओवर भी दे चुके हैं, जैसे कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में, और दूसरा रेडियो पे काफी प्रोग्राम कर चुके हैं वो। तो आज उसके बारे में ज्यादा सुनेंगे। डीएलएफ और आरबीएस लुब्रिकेंट, मारुति सुजुकी वगैरह के लिए भी उन्होंने वॉइस आर्टिस्ट करके प्रोग्राम्स किए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है दोस्तों, आपको भी बहुत मजा आएगा उनसे सुन के। तो रितेश जी, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लाइफ स्किल फैक्ट्री के थैंक इस यू वेरी प्रोग्राम मच। में। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा थैंक यू रितेश नेहल जी, जी। पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, और आप ट्रेनिंग और वॉइस इंडस्ट्री में कैसे आए, क्या किस चीज से आप प्रेरित होके इस इंडस्ट्री में आए। देखिए नेहल जी, थैंक यू सबसे पहले तो। आई हैव वेलकम। बीन अ सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल फॉर लास्ट 14 इयर्स। मैंने अपना करियर जो है वो सेल्स से स्टार्ट किया। कोलगेट पामोलिव मेरी पहली कंपनी थी और मैं उसमें जुड़ गया। जो हर किसी का ड्रीम होता है कोलगेट लीवर्स के साथ काम करना। उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 15-16 साल 20 साल 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो कोलगेट मिल गया तो एक रास्ता मिल गया सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो मुझे जब भी मौका मिलता था कभी प्रेजेंटेशन करने का, कंपनी को बताने के लिए, कोलगेट में से बहुत मौके मिलते थे। तो बहुत लोगों ने कई बार बोला कि रितेश, यू हैव गॉट अ गुड वॉइस एंड यू प्रेजेंट रियली वेल। तो अच्छा। मुझे लगा कि अच्छा ऐसा है क्या। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया उसको, क्योंकि आई वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द स्टेज। तो धीरे धीरे ये एक बिल्ट होती गई मेरे अंदर कि यस, आई एम ए गुड प्रेजेंटर, आई हैव गॉट अ गुड वॉइस। उसके बाद कंपनी से ही नहीं, बाहर से भी मुझे बहुत लोगों ने बोला, रितेश यू हैव गॉट अ गुड वॉइस, यू शुड बी अ गुड प्रेजेंटर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आती गई। और जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त कई बार मैंने मिमिक्री करी थी कॉलेज में, अच्छा, वेरी गुड। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे वॉइस में कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों ने बताते गए और मुझे भी लगा कि जब
अजनबी लोग बोल रहे हैं गुड वॉइस, यू हैव गॉट अ कमांड ओवर लैंग्वेज, बी इट हिंदी और इंग्लिश। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो है, कुछ देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ऐसे करते करते 2013 में पहली बार मैं एक बहुत बड़े रॉक स्टार थे नंदू भेंडे जी, उनके पिता भी बहुत बड़े कलाकार थे, आत्माराम भेंडे, बहुत फिल्मों में काम किया उन्होंने। तो उनके पास पहली बार मैंने 3 दिन का वर्कशॉप किया वॉइस मॉड्यूलेशन पर। तो उन्होंने काफी कुछ फीडबैक दिया, रितेश यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, यू हैव टू इम्प्रूव योर एक्सेंट, तुम्हें अपनी लैंग्वेज कमांड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों पे मैंने वर्क करना चालू किया। फिर 2016 में मैंने वापस एक वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स किया, मिस्टर भारत करके बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके पास किया कुछ दिनों का वर्कशॉप। उन्होंने भी काफी अच्छे फीडबैक दिए और उन्होंने बोला कि रितेश यू रियली हैव अ गुड वॉइस, यू मस्ट इनकैश योर वॉइस। तो मुझे वो इंटरेस्ट मेरा एक पैशन की तरफ बढ़ने लगा। फिर सेल्स में काफी टाइम हो गया था मुझे लगा कि यार मैं बहुत कुछ सेल्स में सीख चुका हूँ, अब कुछ सिखाऊं लोगों को, अब कुछ अपनी वॉइस का यूज करूं। तो ये जो पैशन था वो, उसको मैंने सोचा कि क्यों ना कैपिटलाइज करूं, क्यों ना यूज करूं। तो वो मैंने चालू किया। फिर मुझे मौके मिलने लगे, मैंने एक म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज दी जो बहुत सराही गई लोगों के द्वारा। फिर मैंने एक मिमिक्री शो स्टेज फिर मैंने एक मिमिक्री स्टेज पे शो भी किया जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मैंने यूट्यूब खोला, अपनी बहुत सारी पोइट्री, इंस्पिरेशनल पोइट्री मैंने रिसाइट की हिंदी में, इंग्लिश में, जो बहुत सराही गई। फिर मुझे बहुत सारे ऐड मिले, उनको रिकॉर्ड किया। ऑनलाइन रेडियो में स्टोरी टेलिंग का काम मिला, वो भी मैंने किया। तो ये एक पैशन था जो मैं बहुत क्लोज गया उसको। और क्या होता है कि आप कोई भी काम करें, यदि वो आपके दिल के करीब है तो भले उसमें आपको अधिक पैसा ना मिले, बट वो बड़ा मजा आता है, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है जो आज किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। आप कितना भी काम कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो नहीं आती है। तो इसमें मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आ रहा है, मुझे ऐसा मजा आ रहा है कि यार लोगों को कुछ सिखाओ। और क्या होता है, आई टेल यू, व्हेन यू आर अ ट्रेनर, तो उसमें 2-3 चीजें चाहिए। एक, आपको स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, स्टेज डेयरिंग होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास एक वॉइस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉइस, जिससे लोग एसोसिएट करें अपने आप को। और दूसरी, लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए। ये 3 चीजें मुझ में थी। तो मुझे लगा ट्रेनिंग प्लस वॉइस आर्टिस्ट की जो 2 चीजें हैं, दैट विल रियली हेल्प मी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, करेक्ट। तो आई स्टार्टेड डूइंग ऑन दिस। यस, हिकअप्स है, कंपटीशन है, सब कुछ है, हर जगह होता है। तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। करेक्ट, राइट। थैंक यू रितेश जी। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ये जो आज हम वॉइस पे ज्यादा बात कर रहे हैं, एक्चुअली वॉइस मॉड्यूलेशन होता क्या है और किस ने इस पे इंटरेस्ट लेना चाहिए, यानी किस तरह के लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए? क्या सबके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना जरूरी है? तो मैं 2-3 सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ, लेकिन आप उस पर थोड़ा लाइट डालिए। देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन जानने और समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वॉइस है क्या चीज। वॉइस जो है वो हमारी सोर्स है, हमारा सप्लायर है, हमारा लंग्स। तो लंग्स से हवा आती है वॉइस बॉक्स की तरफ, और वॉइस बॉक्स का काम होता है आवाज को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। और वॉइस बॉक्स सिचुएटेड होता है हमारे हेड और हार्ट, जो लंग्स के बिल्कुल करीब है, इन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी वॉइस आइडियली एक आइडियल कॉम्बिनेशन होनी चाहिए हार्ट कंपोनेंट का, दैट मींस इमोशन, और दूसरा है लॉजिक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपकी वॉइस जो है इफेक्टिव वॉइस कहलाती है। ओके। वैसे आजकल देखा जाए तो ये जो हार्ट कंपोनेंट है, इमोशन कंपोनेंट है, बहुत अधिक मिसिंग है, और लॉजिक सबके पास है। एवरीबॉडी इज सेल्फिश एंड दे वांट समथिंग आउट ऑफ इट। तो वो लॉजिक जो है वो दिखता है, इमोशन नहीं दिखता, एंड दैट इज व्हाई आवर कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। अच्छा, तो ये इमोशन कंपोनेंट डालने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना बहुत जरूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन पर। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या चीज है? मॉड्यूलेशन यदि आप देखें, वॉइस मतलब साउंड, मॉड्यूलेशन मीन्स होता है वैरी करना।
ठीक है, मतलब कोई भी चीज एडजस्ट नहीं होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। नदी का पानी बहता है के हिसाब से, आपके इमोशन के हिसाब से उसमें वेरिएशन होना चाहिए। एक सेम लेवल पे जाएगा तो इट विल बी कंप्यूटराइज्ड, जिसमें इंसान को मजा नहीं आता है, वो कंप्यूटराइज्ड वॉइस हो गए, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और मतलब इमोशन, सो दैट वॉइस हैज टू हैव इमोशन, और इसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी नॉर्मल इंसान, मैं, आप, कोई भी, हर कोई एक्सपर्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, हम नेचुरल, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस है दैट टेक्स ओवर, तो चीजें नेचुरल हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, जब हम किसी प्रेजेंटेशन में होते हैं, इंटरव्यू में होते हैं, या किसी और डिस्कशन में होते हैं, तो क्या होता है कि कई बार हम कुछ ऐसा भी बोलते हैं जहां पे हमारा बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं देता है, और बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं देता है तो वॉइस में इंपैक्ट आता है। और वॉइस, जैसे हमारी बॉडी जो है, आप जानते हो कि हमारी बॉडी बहुत पुरानी है, राइट। सो बॉडी बहुत पुरानी है तो बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही पुरानी है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। वॉइस एक ऑर्गन से आती है, इसलिए वो भी कंट्रोल होती है सबकॉन्शियस माइंड से। हम कितना भी खुशी वाली बात करें, लेकिन अंदर से खुश नहीं होंगे, वो दिखेगा, हमारी वॉइस में इंपैक्ट दिखेगा। ये बंदा अच्छे अच्छे बातें आवाज में पता चल जाएगा, लेकिन अंदर से डिप्रेस दिख रहा है। तो ये जरूरी है अपनी वॉइस को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की की तारीफ करनी है कि मुझे तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी लगती है। ये हो गया सिंपल तरीका बात करने का, ठीक है। इसमें आपको रोमांस दिखा। अब मैं बोलूं मुझे तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा आपको रोमांस की फील आएगी, तो कुछ तो लगेगा कि हाँ कुछ तो है। तो बहुत, मुझे तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, वेरी गुड। तो जो मैंने किया क्या, तो मैंने एक इमोशन आया उसमें, राइट। तो सामने वाले को भी लगेगा हाँ बंदा ने थोड़ा इंटरेस्ट लेकर बोला है, थोड़ा रोमांटिक फील दिखा उसमें। मैंने किया क्या, सिर्फ बहुत को, बहुत मीन्स अलॉट, मीन्स एग्जेजरेट, मैंने उसको एग्जेजरेट किया, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला बहुत, तो वो इमोशन पे दिख गया, राइट। तो सिमिलरली वॉइस मॉड्यूलेशन के कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यानी जो मैं समझ रहा हूं कि ये हर किसी की जिंदगी में उतना जरूरी है। अगर मैं अपने शब्दों को इमोशंस के साथ बोल सकता हूं अच्छी तरह से, तो ये टेक्निक तो मेरे हिसाब से सबने सीखनी चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, ये टेक्निक सबने सीखनी चाहिए। यदि आप अपनी वॉइस को इफेक्टिव बनाना चाहते, यदि आप को दमते हैं, यदि आप अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक्टर हो, जिनका तो ये जान है वॉइस मॉड्यूलेशन, चाहे आप एक प्रेजेंटर हो, या फिर एक रोमांटिक पर्सन हो, तो आपको ये वॉइस मॉड्यूलेशन तो चाहिए। क्योंकि अक्सर सपोज आप किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं, राइट, अंदर से आपकी जो है हवा टाइट है, तो आप उससे वो जो आपकी घबराहट है वो वॉइस में दिखेगी, राइट, वो क्लियर कट दिखेगी, बिकॉज दीज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस। और कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है वहां पे, तो वहां पे वॉइस मॉड्यूलेशन आपको देखना पड़ेगा, राइट। दूसरा, यानी अभी हम आ जाएंगे कि अगर जैसे हमने बताया कि हर किसी के लिए सीखना जरूरी है, तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे एक या दो कुछ टेक्निक सिखाए जो करके मुझे इमीडिएटली या कुछ दिनों में ही फर्क नजर आ जाए कि हाँ मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूं और मेरा कम्युनिकेशन जो है उसमें सामने वाले को इम्प्रूवमेंट दिख रही है, या मैं इम्पैक्ट जो सामने वाले के ऊपर करना चाहता हूँ वो हो रहा है। अगर ऐसा मुझे कुछ करना है तो ऐसी अगर आप एक या दो छोटी सी कुछ टेक्निक सिखाएंगे तो हमारे जो दर्शक है वो काफी खुश हो जाएंगे और वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। वॉइस मॉड्यूलेशन की यदि हम बात करें तो आपने एक
कम्युनिकेशन का एक रूल देखा होगा जो अल्बर्ट मेहराबियन ने बहुत पहले बोला था, राइट? टू टाइप्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर देयर, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का जो शेयर है, कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिकेशन में, वो है 45%, और नॉन वर्बल, दैट इज बॉडी लैंग्वेज, your gestures, postures, all those things contribute 55%। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को अभी साइड में रखते हैं। तो आपका जो वर्बल है, वर्बल के दो पार्ट हैं, एक होता है योर वर्ड्स एंड सेकंड इज योर वॉइस। वॉइस मींस योर साउंड, योर पिच, inflection, tone, resonance, speed, loudness और emotion, ये सब आते हैं वॉइस में। तो वर्ड्स को उन्होंने कहा है सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करता है, और वॉइस 38% कंट्रीब्यूट करता है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में। सो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेक्निक की बात करें तो एक बेसिक जनरल रूल है वॉइस मॉड्यूलेशन का, कि ये तो हमें पता चल गया कि हमें वॉइस को वेरी करना है, राइट? अब कैसे वेरी करना है, दैट्स द की। थंब रूल ये है कि आप जो भी सेंटेंस बात करते हैं, उस सेंटेंस में एक कीवर्ड होगा, की इंफॉर्मेशन होगा। आखिर हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? कि कुछ इंफॉर्मेशन पास करना होता है, राइट? और उस इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपना एक ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं सामने वाले से। दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। टू थिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, राइट? तो जब भी हम कोई सेंटेंस बोले, उसमें कोई ना कोई एक जो कीवर्ड होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कीवर्ड को पहले तो हाईलाइट करना, फाइंड करना और उसको स्ट्रेस करना। आप उसको स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं? आप उसको लाउड बोल सकते हैं, आप उसको स्लो बोल सकते हैं, आप वहां स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप वहां पॉज ले सकते हैं, ठीक है, आप वहां थोड़ा और ड्रामेटिक हो सकते हैं। ये सब तरीके हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। अच्छा। अब एक जनरल टिप बताता हूं जो आदमी कभी भी यूज कर सकता है और वो बहुत कारगर होगा। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपकी जुल्फें मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत जो वर्ड है उसको हमने स्ट्रेस किया, बहुत को बहुत की तरह बोला। अब कोई आदमी है जैसे जैसे मुझे बोलना है, राम बहुत दुखी था और श्याम बहुत सुखी था, सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं बोलूं राम बहुत दुखी था, श्याम बहुत खुश था, राइट? तो मैंने क्या किया, ये हर वर्ड का ना एक मीनिंग है, तभी वो एग्जिस्ट करता है, राइट? तो हर वर्ड का एक मीनिंग है और उसके साथ एक इमोशन अटैच्ड है। इन जनरल कम्युनिकेशन हम वो इमोशन ऐड करना भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि नेहल तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो यार, नेहल तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है, ये वर्ड हो गया। अभी खूबसूरत वर्ड जो है उसको जरा खूबसूरती से बोलना होगा, नेहल तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो यार, तो वो एक इमोशन घुसा, राइट? दुख बोलने, दुख शब्द का जब प्रयोग करना, थोड़ा सा दुखी का वातावरण बनाना पड़ेगा, फीलिंग आना चाहिए, और खुश में खुश, आपको भी खुश होना चाहिए, राइट? सो जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं, याद करें कि उसका क्या इमोशन है, हर वर्ड का इमोशन है, उस इमोशन को उस वक्त प्रकट करें। मतलब क्रक्स ये है कि आप एक्टिंग करें, आप थोड़ा ड्रामेटिक बने, तो ही आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होगी। आपने मुझे याद है कि जब हमने अटेंड किया था ट्रेनिंग सेशन, तो हमें बताया गया था कि एक्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, करेक्ट, राइट, जरूरी है। ये वही चीज है बेसिकली, एक्टिंग इसलिए कि इमोशन आप डाल सके। जब तक आप इमोशन होके नहीं बोलेंगे एक इमोशनल क्रिएचर को, वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, और आप उसको इमोशनली ही इम्पैक्ट कर पाते हैं। दैट इज द की। सो बी ड्रामेटिक, यूज द वर्ड्स, अटैच द इमोशन, बहुत दुखी, खुश, प्रसन्न, खूबसूरत, ये साथ में जाना चाहिए, तो आप एक अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन आप कर सकते हो। यानी जो मैं समझता हूं कि हर शब्द या एक सेंटेंस में हमको जो कीवर्ड है, जो महत्व का शब्द है, उसके ऊपर स्ट्रेस देना है, या उस शब्द में जो इमोशन है उसको ऊपर लेके आना है। अगर हम उसको इमोशन के साथ बोलेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं। मेरा समझ उस वर्ड की एक हर वर्ड की एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग बस साथ में डालना है,
ओके। तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, फर्क है दोनों में, राइट? राइट। जी। और इसमें जैसे ये तो चलो वर्ड और कीवर्ड ढूंढ के उस पे एम्फेसाइज देना हो गया, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, मेरी आवाज बहुत पतली है, या कोई बोलता है यार तुम्हारी आवाज सुनने में मजा नहीं आता मुझे, तो इसके लिए कोई टेक्निक है कि मैं मेरी आवाज को सुधार सकूं, या जैसे हम अमिताभ बच्चन या वो भीमानी जी जो है उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन क्या सच में मैं मेरी आवाज चेंज कर सकता हूं? देखिए, आप आवाज चेंज मोस्टली नहीं कर सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वॉइस जो होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके, ये फिजिकल एलिमेंट है। तो वॉइस बॉक्स हर इंसान का भगवान ने बनाया है। लता जी का वॉइस बॉक्स जो किसी और के पास नहीं है, मोहम्मद रफी का वॉइस बॉक्स किसी और के पास नहीं है, अमिताभ बच्चन का वॉइस बॉक्स किसी और के पास नहीं हो सकता। वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बट इसके साथ ही मैं ये बोलता हूं कि आप उसको इंप्रूव तो कर ही सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज। सबसे पहली बात कि आप जानते हैं वॉइस होता क्या है? एयर, हवा, ठीक है? तो आपकी वॉइस इफेक्टिव तब हो सकती है जब उसको प्रॉपर एयर का सप्लाई मिले, एंड दैट इज व्हेन यू ब्रीथ डीपली। आप जब ब्रीदिंग करते हो डीपली डेली, आपकी वॉइस नेचुरली इंप्रूव होने लगती है, बिकॉज उसको प्रॉपर सप्लाई मिलता है। बिल्कुल। जब आप बोले तो एक पहले अंदर सांस ले ले पूरा भर के, आपकी आवाज में एक वजन आएगा, एक पावर आएगी। तो दैट इज वन वे टू इंप्रूव योर वॉइस। उसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अपने टंग को बाहर निकाल के पूरा घुमा सकते हैं, वो एक एक्सरसाइज है। हमारी टंग, हमारे जो जितने भी मुंह के पार्ट हैं, वो सब लेटर्स को, वर्ड को शेप देते हैं। जैसे हमने क बोलना है, क बोलना है, या समझ लो न बोलना है, तो क का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, राइट? इसके लिए क वर्ग कहते हैं, बिकॉज ये कंठ से उच्चारण होता है। न जो उच्चारण है उसका उच्चारण दांत से होता है, इसके लिए उसको सॉरी न का उच्चारण जो है उसको आप देखेंगे नोज का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। अब आप नाक बंद करके न बोलेंगे और नाक खोल के बोलेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। आप यदि आप नाक बंद करके क बोलें या खुला करके बोले, जैसे मैं बोलता हूं क, जो हमारे मुंह के अंदर है, राइट, इसको हम आर्टिकुलेटर बोलते हैं। जैसे आपके टंग हो गए, टीथ है, नोज है, नेक है, दीज आर कॉल्ड आर्टिकुलेटर्स, क्योंकि ये हमारे शब्दों को, हमारे लेटर्स को जो हम बोलते हैं उनको एक टिपिकल शेप देते हैं। जैसे क, न, क कंठ से उच्चारण होता है तो ही क होता है, सही सुनने में आता है। जब आपको सर्दी हो, जब आपको सर्दी हो तो आप देखो आपका न क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि नाक बंद रहता है, क्योंकि न का उच्चारण नाक से होता है। तो ये सब पार्ट जो है एक्टिव होना बहुत जरूरी है। स्टैमरिंग इससे ठीक हो सकता है? एक एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी स्टैमरिंग को भी ठीक कर सकते हैं। आवाज तो इंप्रूव होगी ही, स्टैमरिंग से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। वो है पेंसिल टेक्निक। पेंसिल टेक्निक में क्या होता है कि आप एक पेंसिल पेन ले लीजिए, पेंसिल एडवाइजेबल है, उसको अपने दांतों के बीच में ऐसे रखना है और फिर आधा घंटा बोलना है या पढ़ना है। अच्छा। हाय, माय नेम इज रितेश, लाइक दिस। तो आपको बोलने में तकलीफ आएगी, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन इसके बावजूद भी सही आए, वो फोर्स करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो डॉर्मेंट हो चुके हैं, जो इनएक्टिव हो चुके हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो आप खुल के अच्छे से बोल पाएंगे। कोई स्टैमर क्यों करता है? क्योंकि उसके कुछ आर्टिकुलेटर्स इनएक्टिव होते हैं। दिस हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ दैट स्टैमरिंग। काफी। और एक दूसरा एक्सरसाइज जो हम सब करते हैं, ओम मंत्र का जाप। ओम मंत्र का जाप करते हैं हम, जो वाइब्रेशन होती है, दैट हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग योर वॉइस। उससे भी वॉइस में फर्क पड़ता है ओम का जाप करने से? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। डीप ब्रीदिंग तो मस्ट है। वो पेंसिल टेक्निक बताया मैंने, फिर ये ओम मंत्र बताया, और ये जो हमारा गला है, इसको हम आप देखेंगे हमारा जो 7 चक्र जो होते हैं, मूलाधार चक्र, तो ये है, इसको बोलते हैं थ्रोट चक्र।
तो थ्रोट चक्र का एक बीज मंत्र होता है हम। उसको भी प्रोनाउंस करने से वो गला की सारी बीमारियों को दूर करता है। अच्छा। ऐसा कहते हैं थ्रोट चक्र का। तो थ्रोट चक्र का जो मेडिटेशन होता है वो होता है हम, ये उसका बीज मंत्र है। तो इसको भी प्रोनाउंस करते जाएं एक 5 मिनट 10 मिनट सुबह आराम से बैठ के हम, तो ये आपका थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है, which is very helpful. So these are some of the exercises that you can do to improve your voice. ओके, थैंक यू रितेश जी। आई थिंक आपने एक या दो से भी ज्यादा टेक्निक्स बता दी, तो हमारे दर्शक आशा रखता हूं कि याद करेंगे। एक आखिरी सवाल कि अगर कोई वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उनको किस तरह के जॉब्स देखने चाहिए या किस तरह के जॉब्स मिल सकते हैं, और एक टिपिकल रेम्यूनरेशन बोलो या एक पैकेज बोलो, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हर प्रोफेशन जो होता है उसमें अच्छा पैसा मिलता है, या जो एवरेज लोग होते हैं उनको एवरेज पैसा मिलता है। तो वॉइस इंडस्ट्री का भी काम वैसा ही है। आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, टॉप क्लास के वॉइस आर्टिस्ट हैं, और छोटे मोटे हैं, सिंपल हैं, तो आप ज्यादा नहीं भी कमा पाते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर टैलेंट, लक एंड योर अपॉर्चुनिटीज। सो वॉइस इंडस्ट्री में पहले उनको आना चाहिए जिनकी वॉइस ठीक हो, जिनको अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंस है, और जिनको अपनी लैंग्वेज पे कमांड हो, जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आपको उसमें कमांड होनी चाहिए, एक न्यूट्रल एक्सेंट होना चाहिए। ये तो प्री रेक्विजिट है। आपकी वॉइस अच्छी हो, आप कम से कम आपको तो अच्छी लगती हो, पहली बात। दूसरी, आपकी लैंग्वेज में कमांड होने चाहिए। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक न्यूट्रल होना चाहिए, सो दैट पीपल एक्सेप्ट इट। ये 2-3 चीजें तो प्री रेक्विजिट है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि हर इंसान की वॉइस जो होती है यूनिक होती है। मेरी हो, आपकी हो, मैच नहीं करती है, बिल्कुल यूनिक है, राइट। सो भगवान ने दिया है हमको बिल्कुल यूनिक, और हर वॉइस की डिमांड इंडस्ट्री में है। बिकॉज आप कोई फिल्म देखें तो उसमें सभी कैरेक्टर्स होते हैं, अमिताभ बच्चन भी होता है, राजपाल यादव भी होता है, असरानी भी होता है, और सबकी आवाज अलग अलग होती है, राइट। तो सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं चाहिए, दूसरे लोग भी चाहिए, एक आम आदमी भी चाहिए। तो सबकी आवाज की जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री में। सो ये ऑलमोस्ट ओपन है हर किसी के लिए। दूसरी बात क्या है कि आपको ये जानना पड़ेगा, 2-3 टाइप के काम होते हैं वॉइस इंडस्ट्री में। एक है वॉइस ओवर, दूसरा होता है वॉइस एक्टिंग, और एक होती है वॉइस डबिंग। ये तीनों चीजें जो है बहुत डिमांड में है। वॉइस ओवर होता है कि जैसे आपने देखा होगा टीवी पर कुछ फॉरेन लेडीज डेलीगेट्स यदि जापानीज में बात कर रही हो, तो हमको एक हिंदी में सबटाइटल में कोई बोलता हुआ दिखता है, राइट। तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी साउंड कम होती है, और दूसरे वाले की जो नई आवाज है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, वो थोड़ी लाउड होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉइस ओवर। एक होती है वॉइस एक्टिंग, मतलब कि वॉइस ओवर में क्या होता है कि पहले से वीडियो स्क्रिप्ट सब तैयार होता है, आपको ऊपर से डालना होता है, दैट इज वॉइस ओवर, सिंपल। दूसरी होती है वॉइस एक्टिंग, जो आपने देखा होगा कार्टून मूवीज आती हैं, तो पहले आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है क्लियर कट, पूरे इमोशन के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, राइट। वॉइस एक्टिंग इज नथिंग बट एक्टिंग। एक्टिंग में कैमरा है, वॉइस एक्टिंग में कैमरा नहीं है, तो और चैलेंजिंग होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। फिर इस वॉइस को लेकर के उसके अनुसार वीडियो बनाया जाता है, इसको बोलते हैं वॉइस एक्टिंग। तीसरा होता है वॉइस डबिंग। वॉइस डबिंग में क्या होता है कि हीरो की आवाज को रिप्लेस करना। जैसे बाहुबली फिल्म, साउथ की फिल्म हो या इंग्लिश फिल्म हो, एक्टर तेलुगु या तमिल बोल रहा है, और सामने वाले उस एक्टर की वॉइस एज इट इज रिप्लेस करनी होती है हिंदी से या इंग्लिश से। जैसे शरद केलकर जी ने आवाज दी थी अपनी, तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो प्रभास है, बाहुबली है, वही बोल रहा है हिंदी लैंग्वेज में। तो ये बहुत टफ जॉब है कि आपको पूरी लिप सिंकिंग मैच करनी होती है, आपका टोन मैच करना होता है, उसकी जो हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से मैच करनी होती है। ये टफ जॉब। ये 3 टाइप के जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं, और इसकी बहुत डिमांड है। इंडस्ट्री आप देखें तो यूट्यूब में बहुत डिमांड है। आज इतने सारे न्यूज चैनल खुले हैं, बहुत लोग को चाहिए वॉइस एक्सपर्ट। आपको नेटफ्लिक्स है, इनको चाहिए,
Amazon.com है, इनको चाहिए, एड्स इतने आते हैं टीवी पे, और आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो वीडियो और ऑडियो दोनों इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी बन पाई तो सामने वाले की कई बार वॉइस अच्छी नहीं होती है, तो दे नीड टू हैव अ गुड वॉइस, वहां पे वॉइस की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जहाँ पे आपको डबिंग की जरूरत है। आप साउथ की फिल्में आती हैं, इंग्लिश फिल्में आती हैं, वहां पे जरूरत होती है। गुजराती में करना है तो गुजराती चाहिए। तो बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है। यस, तो डिमांड बहुत है, स्कोप बहुत है, और इस ऑनलाइन मीडिया ने स्कोप बहुत बढ़ा दिया है। इट्स अ ह्यूज, लॉट ऑफ डिमांड इज देयर, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस इंडस्ट्री में यू हैव टू हैव द कॉन्टैक्ट्स। अभी एक्टिंग फील्ड में हमने सुना है कि गॉडफादर नहीं है, तो यहां भी somehow you need a godfather or you need good networking। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, सो दैट सुनने में अच्छा हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एक अच्छे माइक से रिकॉर्ड किया होना चाहिए। जो आपको भेजना होता है ऑडियो स्टूडियोज को, या फिर जो रेलेवेंट लोग हैं, कंसर्न पर्सन है, उनके पास पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। वो सुनेंगे, उनको पसंद आएगा, यू विल गेट अ वर्क। तो ये बहुत जरूरी है। ऊपर से यूट्यूब है, वो चिंगारी ऐप है जो टिकटॉक के बदले आया है, वहां पे भी आप अपनी वॉइस से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्कोप बहुत है इस इंडस्ट्री में, और आपको इनकैश करने आना चाहिए। ओके, तो इसमें नॉर्मली कैसे पर आवर बेस पे होता है, या एक रिटेन्ड आर्टिस्ट की तरह होता है, कैसे होता है रेम्यूनरेशन जो है? पर आवर पे होता है, रेम्यूनरेशन होता है। जैसे एड रिकॉर्ड करते हैं तो वो पर मिनट होता है, पर वर्ड्स होते हैं, पर आवर भी होता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो पर फिल्म भी होता है। एक जूनियर आर्टिस्ट रहेगा और एक सीनियर आर्टिस्ट रहेगा, तो डिफरेंस पेमेंट में कैसा होता है? जूनियर आर्टिस्ट को, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हम पर मिनट ले ले तो कहाँ से शुरुआत होती है, और एकदम जो एक्सपर्ट है तो क्या लेवल हो सकता है उनका? यानी ये देखो, ये डिपेंड करता है कि जो वीडियो या ऑडियो बना रहा है उसका बजट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े लेवल के फिल्म पे काम करेंगे, बाहुबली के फिल्म में काम करेंगे, तो दे विल हायर अ बिग आर्टिस्ट। जैसे शरद केलकर एक नामी गिरामी एक्टर है, एक अच्छी वॉइस है, उसको हायर करेगा। वहां पे एक छोटे मोटे, जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो दे हायर बिग आर्टिस्ट बिकॉज दे इन्वेस्ट मनी, बिकॉज उनके पास होता है। को वहां पर काम मिले, यू विल गेट अ बिग मनी। छोटा प्रोजेक्ट है तो आपको उस प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो पर जैसे कि मैंने भी काम किया था, और डिपेंड करता है कि किस तरह का वर्क है। प्रोजेक्ट फिल्म है तो डेफिनेटली बड़े पैसे मिलेंगे। छोटी मोटी फिल्म का अलग बजट रहेगा। ई लर्निंग उसके भी थोड़े, यस। तो प्रोजेक्ट बड़ा हो तो आपको बड़े पैसे मिलते हैं, प्रोजेक्ट छोटा हो तो आपको छोटे पैसे मिलते हैं। इन केस यू गेट अ चांस टू ग्रैब अ बिग प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क और सम लिंक्स, सो आपको फिर किस्मत खुल जाएगी, फिर एक बड़ा नाम मिल जाएगा, बड़े पैसे मिलेंगे, फिर और भी बहुत सारी आपको मौके मिलेंगे। और आप होता है ना कि फिल्मों में एक बड़ा स्टार हिट हो गया, फिर उसको लाइन लग जाती है। सेम थिंग इज हियर आल्सो। ये भी एक एक्टिंग ही है, वॉइस एक्टिंग। सिर्फ कैमरा आपके पास नहीं है, उनके पास कैमरा है, यही फर्क है। अदरवाइज इसके और भी बहुत सारे स्कोप है जो हमने डिस्कस किया। यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ई लर्निंग है, ट्यूटोरियल्स है, और टीवी एड्स है, रेडियो एड्स है, जहाँ पे आवाज की जरूरत तो होती है, राइट। सो हर जगह आप कर सकते हो। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एज ए वॉइस आर्टिस्ट आपके पास आपके घर में सेटअप है, ऑडियो सेटअप है, दैट वर्क्स। बिकॉज हर बार आप जाएंगे स्टूडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। एक सेटअप होना चाहिए जो 20-25 हजार में आराम से मिल जाता है। अच्छा, इतने में हो जाता है? इतने में हो जाता है। एक सेटअप बना सकते हैं घर पे और रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको वॉइस सॉफ्टवेयर से एडिट कर सकते हैं और फिर उसको भेज सकते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट इज अ प्री रिक्विजिट। वो करें तो अच्छा रहेगा, आपको हेल्प मिलेगा उससे। ओके, रियली गुड। सो थैंक यू रितेश जी, आपने आज काफी सारा
नॉलेज शेयर किया हमको वॉइस इंडस्ट्री और वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में। मैं तो जानता ही हूँ कि आप इसके बारे में प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रितेश जी के कुछ प्रोग्राम्स, कुछ वीडियोस की लिंक भी डालेंगे, आप उनको विजिट भी कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम एक दूसरी लिंक भी दे देंगे नीचे, जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन सीखने में या वॉइस टेक्निक सीखने में, तो हम आपको गुजारिश करते हैं कि लिंक पे क्लिक कीजिए, आपकी डिटेल शेयर कीजिए, और जैसे ही हम इस बारे में नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आप फिर रितेश जी का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच आपकी पेशेंस हियरिंग और देखने के लिए। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।